हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से पढ़ाई का कीड़ा चैनल में। स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सभी वीडियोस देखने के लिए हर एक वीडियोस के लास्ट में एक नेक्स्ट लेक्चर और फुल सिलेबस प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई का कीड़ा में। और छात्रों, हमने कुछ पढ़ाई का पैटर्न चेंज किया है, जैसा कि आपको मिल भी चुका होगा कि पहले हम केवल बोलकर ही आप सबको लिखवाते थे, लेकिन उसमें कुछ छात्रों के कमेंट्स मिले कि सर इतनी जल्दी हम लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे नोट्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो हमने अपने उस पैटर्न को थोड़ा चेंज किया। पहले क्योंकि छात्रों के नोट्स भी बनने अति आवश्यक हैं। जब आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे या कैसे तैयारी करेंगे। इसलिए मैंने किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसको पहले बोर्ड पर लिख दिया और उसके बाद आपको समझाने की प्रोसेस तैयार की है। इससे बेहतर रिजल्ट आपको यह है कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, अशुद्धियाँ पूरी रहेंगी, अशुद्धियों के चांस घट जाएंगे, बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। और आपको प्रत्येक टॉपिक की लैंग्वेज, भाषा और उसको याद करने का ढंग अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। इसलिए छात्रों, मुझे आशा है कि ये पैटर्न जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको अपने परीक्षा में अच्छे अंक गेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो छात्रों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को लेकर के आए हैं झिल्लियाँ। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन्स। देखिए छात्रों, आज के टॉपिक में हमने आपको बताया कि झिल्लियाँ, मेम्ब्रेन्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए झिल्लियाँ क्या होती हैं। झिल्ली क्या होता है? झिल्ली किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ की पतली से पतली लेयर होती है। पतली से पतली लेयर होती है और ये कुछ जीवित और अजीवित चीज़ों में भी मिलती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम प्याज को छीलें तो प्याज को छीलने से एक पतली सी परत निकलती है ना, उसको भी झिल्ली कहते हैं। स्टैंड, तो उसको कहते हैं किसी भी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की वह पतली से पतली लेयर या परत, उसको हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। अंडरस्टैंड? देखेंगे किसी भी झिल्लियाँ, इसको कहते हैं इंग्लिश में मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन्स। देखेंगे किसी भी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की बहुत पतली सी परत को झिल्ली या झिल्लियाँ कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ की पतली सी परत को या बहुत पतली सी परत को क्या कहते हैं? हम झिल्ली या झिल्लियाँ कहते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बाद झिल्लियों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स। हमेशा याद रखो, झिल्लियाँ केवल 3 ही प्रकार की होती हैं: परमेबल, सेमी परमेबल और नॉन परमेबल। इसका मतलब यह है पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। अंडरस्टैंड? तो समझेंगे झिल्लियों के प्रकार। झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पारगम्य झिल्लियाँ, इनको कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन्स। अंडरस्टैंड? सेकंड, अपारगम्य झिल्लियाँ, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन्स। अंडरस्टैंड? और अर्धपारगम्य झिल्लियाँ, इसको कहते हैं हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। देखिए, अगर इसके अंदर डेफिनेशन में जाएं, पारगम्य, पार का मतलब है जाने देने वाली, अपने से पार होकर जाने देने वाली, अर्थात ऐसी झिल्लियाँ जो विलायक के सभी कणों को, विलायक में कौन कौन से कण होते हैं? विलेय और विलायक 2 कण होते हैं। तो विलायक के सभी कणों को जब अपने में से पार हो जाने देती हैं वो, तो उसको कहते हैं हम पारगम्य झिल्लियाँ। जैसे फिल्टर पेपर है या रुमाल है, या कोई योक्स वगैरह है, कई चीज़ें हैं ऐसी। तो ये क्या है? पारगम्य झिल्लियाँ, इनको कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन्स। दूसरी बात, अपारगम्य, बड़ी सीधी सी बात है। ए माने बिना, पारगम्य पार जाने देना, अर्थात वे झिल्लियाँ जो विलेय या विलायक के कणों को अपने से पार होने नहीं देती या स्वयं में से पार नहीं जाने देती, क्या कहते हैं? इसको अपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन परमेबल मेम्ब्रेन्स। अंडरस्टैंड? द मेम्ब्रेन्स, ये छोड़ो, कोई बात नहीं। नंबर 3 अर्धपारगम्य झिल्लियाँ, इसको कहते हैं अर्ध माने आधी, अर्ध माने आधी, अर्थात कुछ ऐसी झिल्लियाँ भी होती हैं छात्रों जो कुछ कणों को तो अपने अंदर से जाने देती हैं, यानी विस्तृत कर देती हैं, और कुछ कणों को बाहर अपने से पास नहीं होने देती। तो उसको कहते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसकी डेफिनेशन करेंगे, कैसे करेंगे?
वे झिल्लियाँ जो विलेय और विलायक के कुछ ही कणों को अपने में से या स्वयं में से पार जाने देती हैं, ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो छात्रों सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप पारगम्य झिल्लियाँ और परमेएबल मेम्ब्रेन्स। डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी झिल्लियाँ जो विलायक के सभी कणों को स्वयं में से पार जाने देती हैं, पारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। अंडरस्टैंड। जैसे फिल्टर पेपर। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप अपारगम्य झिल्लियाँ। हाँ तो छात्रों अभी आपने पारगम्य झिल्ली को पढ़ा, उसके बाद सेकंड नंबर में आती है हमारी अपारगम्य झिल्लियाँ। जैसे कि इसके नाम से विदित होता है कि ऐसी झिल्लियाँ जो ना तो विलायक के अणुओं को जाने दें अपने से बाहर और ना ही विलेय के अणुओं को अपने से बाहर जाने दें, तो उनको क्या कहते हैं हम अपारगम्य झिल्लियाँ। तो जानते हैं इसके बारे में, अपारगम्य झिल्लियाँ इसको कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अंडरस्टैंड। ये है ऐसी झिल्लियाँ जो विलायक और विलेय के अणुओं को स्वयं में से पार नहीं जाने देती, उनको क्या कहते हैं अपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे कि पॉलीथीन, अगर हम पॉलीथीन में किसी भी विलेय और विलायक को भर दें या खाली विलयन को भर दें तो वह नहीं जा सकता तब तक जब तक कि इसमें कोई छिद्र ना किया जाए। इसलिए हम पॉलीथीन का उदाहरण ले सकते हैं और कह सकते हैं कि वह भी एक झिल्ली होती है। झिल्ली होती है पॉलीमर्स की, तो क्या हो गई, ये अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद प्रिय छात्रों तीसरे नंबर की आती है हमारी अर्धपारगम्य झिल्लियाँ, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स। अर्ध का मतलब है आधी, यानी आधी चीज़ों को तो पार जाने दें और आधी चीज़ों को पार ना जाने दें। अंडरस्टैंड। इसको कहते हैं हम अपारगम्य झिल्लियाँ, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स। वे झिल्लियाँ जो स्वयं में से यानी अपने आप में से विलायक के अणुओं को तो पार जाने देती हैं। कह रही है वो, वे झिल्लियाँ जो स्वयं में से विलायक के अणुओं को तो पार होने देती हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को स्वयं में से पार नहीं होने देती, है ना। यानी विलायक के अणुओं को तो पार जाने देती है वो, लेकिन विलेय के अणुओं को पार जाने नहीं देती। तो हम क्या कहते हैं, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। यू अंडरस्टैंड। जैसे कि पित्ताशय, हमारा पित्ताशय होता है, पित्ताशय में भी ऐसा ही है कि ये विलायक को तो जाने देगा लेकिन विलेय को बाहर नहीं जाने देता। इसके बाद जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं की झिल्लियाँ, जैसे कि प्याज की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, है ना, तो इनको कहते हैं प्याज की झिल्ली वनस्पति कोशिका के अंतर्गत आती है और अंडे की झिल्ली जंतु कोशिका के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि अंडे की उत्पत्ति किसी जंतु से यानी पक्षी वर्ग से होती है। अंडरस्टैंड। इसलिए ऐसी झिल्लियों को हम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन? अच्छी तरह समझ आ गया? लिखिए। हाँ छात्रों, उस टॉपिक के बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक एक नंबर या दो दो नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, उसके अंतर्गत हमारा ये विसरण और परासरण आता है। विसरण और परासरण ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं हमारे किस पर, झिल्लियों पर, क्योंकि ये सारी क्रियाएं झिल्लियों के द्वारा ही होती है। इसलिए इस टॉपिक को हमेशा अर्धपारगम्य, पारगम्य या अपारगम्य झिल्लियों की भी जोड़कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है टॉपिक उसका, ये क्रिया विसरण जो होती है हमेशा झिल्लियों के बीच होती है और इसमें क्या होता है, दो विलयन होते हैं जिसमें एक डेंस और एक कैसा होता, तनु होता है। तो उनके बीच ये झिल्ली काम करती है, जो कार्य करती है उसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो समझते हैं, देखिए, वह क्रिया जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर उनके सभी भागों में समान सांद्रण रखते हैं, विसरण कहलाती है। अंडरस्टैंड। जैसे कि नमक को किसी कपड़े में बांधकर, अगर हम पिसे हुए नमक को या नमक की कंकड़ को किसी कपड़े में बांधकर पानी में डाल दें तो नमक के कण जल में घुल जाते हैं और सभी भागों में नमक की सांद्रता समान होती है। अंडरस्टैंड। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, विसरण। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अंडरस्टैंड। दूसरी बात आती है हमारी परासरण, इसको कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर
जाना क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह होना क्या कहलाता है? हमारा परासरण कहलाता है। समझ में आ गई? यानी एक विलायक की तो जो सांद्रता होगी ज़्यादा होगी और एक की होगी कम होगी, तो कम वाला हमेशा अधिक सांद्रता वाले की ओर विकसित होगा या जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे कि पानी का चीनी के गाढ़े घोल की ओर विकसित होना। अगर हम किसी चीनी का गाढ़ा घोल बनाएं, या हम कह सकते हैं वक्खर ले लें या सीरा ले लें, और उसमें हम किसी झिल्ली के अंदर पानी रख करके और उसमें लटका दें, तो हमेशा पानी किसकी तरफ जाएगा? चीनी के गाढ़े घोल की तरफ जाएगा या सीरे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सांद्रता में अंतर है। हमेशा अधिक सांद्रता की ओर ही जाएगा कम सांद्रता वाला विलयन। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? हमारी ऑस्मोसिस कहलाएगी, यानी परासरण कहलाएगी। यू अंडरस्टैंड? लिखिए परासरण दाब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है परासरण दाब। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी वह कम से कम बाहरी दाब, वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से, किस पर लगाने से? विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है ना? किसका? विलयन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। और तो छात्रों, ये आज के हमारे टॉपिक थे जो झिल्लियों से रिलेटेड थे। और हर वर्ष परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न उठता है जो आपका मात्र 1 नंबर का आता है। उसमें आपसे झिल्लियों की टाइप पूछ लेगा, झिल्लियों की टाइप में किसी एक टाइप की परिभाषा पूछ लेगा, परासरण दाब पूछ लेगा, विसरण पूछ लेगा या परासरण पूछ लेगा। ये झिल्ली से रिलेटेड जो टॉपिक हैं हमारे, वे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफ़ाइन किए हैं। और छात्रों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया छात्रों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।